फजर के वक़्त ज़ोर से कमरे का दरवाज़ा खुला। ज़रनिश हड़बड़ाकर उठ बैठी। "तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड पे सोने की? तुम्हारे औकात नीचे ज़मीन पे सोने की। उठो यहाँ से, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। ज़बरदस्ती थोपी गई हो मुझ पर।" हवेली वालों के रवैये से ही ज़रनिश का दिल खौफ से काँप रहा था। अरसलान का यही रवैया देखकर वो तेज़ी से बैठ उठी। अरसलान की ज़िंदगी में इसे ज़बरदस्ती शामिल किया गया था। सारे हवेली वालों को ज़रनिश से नफ़रत थी। "आप मुझे तलाक दे दें, मैं किसी दारुल अमान में चली जाऊँगी।" ज़रनिश ने काँपते हुए कहा। अरसलान गुस्से में थप्पड़ लगाने लगा। ज़रनिश डर के मारे बेहोश हो गई। इससे पहले कि ज़मीन पे गिरती, अरसलान ने फ़ौरन इसे थाम लिया। शाह हवेली ऐसी हवेली जो पूरे इलाके में अपनी मिसाल आप थी। इस हवेली में रहने वालों के लोगों के मिजाज भी इसके दर दीवार की तरह ऊँचे थे। ये शाम का वक़्त था। एक अजीब-सी गहमा-गहमी पूरी हवेली में मची हुई थी। नौकर यहाँ से वहाँ भाग रहे थे जब पुलिस में गाड़ियों के रुकने की आवाज़ आई। "बीवी जी, अरसलान शाह एयरपोर्ट से आ चुके हैं।" नौकरानी की आवाज़ पर फरीदा बेगम और बाकी घर की औरतें मुस्कुराते हुए उठ खड़ी हुईं। ऐन इसी वक्त अरसलान शाह और बाकी मर्द हज़रात अंदर दाखिल हुए। "सलाम बीवी जान।" शिया सियाह रंग का कुर्ता शलवार पहने, बालों की नफासत से सेट किए हुए, आंखों पे सनग्लासेस लगाए, वो किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। लंबा कद और वर्जिशी जिसामत इससे और जाजिब नजर बना रहे थे। बीबी जान ने फक्र से अपने बेटे को देखा जो अब इनके नजदीक आ चुका था। "जीती रहो मीरजान, मेरे बेटे, मेरे फ़क्र, जी भर के तुम्हें देख तो लूँ, इतने अरसे बाद आए हो।" इतना कहते हुए वो अपने सीने से लगा ली। "अब क्या आ गया हूँ ना, अब जी भर के दिखते रहेगा बीवी जान।" बीबी जान से मिलने के बाद वो अपनी दोनों बहनों से मिलने लगा। "भाई, हमने आपको बहुत याद किया।" ये कहने वाली नरमीन थी, जो अरसलान शाह से 3 साल छोटी थी। "लेकिन भाई, मैंने आपको नरमीन से ज़्यादा मिस किया। अब की बार सिद्रा ने कहा, वो इस घर में सबसे छोटी साहबजादी थी। दिलावर शाह और ज़ुबैर शाह दोनों भाई थे। दिलावर शाह की शादी आज से 25 साल पहले फ़रीदा बेगम से हुई थी, जिनमें से इनके 3 बच्चे अरसलान शाह, नरमीन और सिरा थे, जबकि ज़ुबैर शाह छोटे भाई थे, जिनकी एक बेटी मीरब और एक बेटा बासित शाह था। इनकी शादी भी बहुत साल कबल साइमा बेगम से हुई थी और दिलावर शाह और ज़ुबैर शाह के अलावा इनकी एक बहन तहमीना शाह थी, जिसने कुछ साल पहले अपनी मर्जी से किसी पठान कबीले में शादी की थी। तब से एक शाह तक वो शाह हवेली वालों के लिए मर गई थी। हवेली का सबसे बड़ा चश्म-चिराग होने के बावजूद अरसलान शाह हर एक की आंखों का तारा था। 28 साल के इस खूबरू मर्द के अपने खानदान में बहुत चर्चे थे। आज वो 3 साल बाद अपने घर वापस लौटा था और हर जानिब जैसे जश्न का समा था। "साइमा चाची कहाँ हैं बीबी जान?" सबसे मिलने के बाद इसने पूछा। "वो ऊपर अपने कमरे में नमाज़ अदा कर रही हैं। तुम जाओ, ये जाकर मिल लो। तुम्हारे बाबा जान भी ज़मीनों से आते होंगे। इनको ज़रूरी काम था, वरना तुम्हारे चचा जान के साथ तुम्हें खुद एयरपोर्ट से लेने जाते।" बीबी जान की बात पर सर हिलाते ही वो ऊपर चला गया। वो सीढ़ियाँ चढ़ के कमरे में जाने ही वाला था कि सामने से मीरब तेज़ कदमों के साथ बाहर आ रही थी। वो इतना तेज़ चल रही थी कि सामने से आते हुए अरसलान को देख ना सकी और बेख्तियार इससे टकरा गई। इसका माथा अरसलान के सीने से टकराया। "औच!" अपना नाक मसलते हुए इसने सामने देखा। "अरे डियर कज़न, कहाँ भागी जा रही हो?" इसने मुस्कुराते हुए सामने नाक मलती मीरब को देखा, जो मुसलसल इसे देख रही थी। तुम वो मैं तुम्हें ही नहीं नहीं मतलब मैं ऐसे ही जा रही थी", वो घबराते हुए बोली, जबकि नज़रें मुसलसल अरसलान पर थी। मीरब अरसलान से 2 साल छोटी थी। दोनों का बचपन साथ गुजरा था। ये 3 साल इसने अरसलान के बगैर कैसे गुजारे, ये वही जानती थी। "हाँ हाँ, ऐसे तो नहीं जा रही थी, लगता है मुझे देखने के लिए ज़्यादा जल्दी थी। क्यों छोटी?" वो एक बार फिर से गहरा मुस्कुराया और मीरब को लगा इसके दिल की धड़कनें अरसलान की मुस्कुराहट में डूब जाएंगी। बेसाख्ता ही इसने निगाहें चुराई। "मैं छोटी नहीं हूँ, तुम मुझे छोटी मत कहा करो, तुमसे 2 ही साल छोटी हूँ बस", इसने चिढ़ते हुए कहा। "मेरे लिए तो तुम छोटी हो।" इससे पहले कि मस्जिद कुछ कहती, कमरे से साइमा बेगम निकल आई। "अरे बेटा, तुम आ गए हो, यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ ना, आपकी बेटी ने ही बातों में लगाया है।" वो हँसता हुआ इनके साथ अंदर चला गया। "मैं तुम्हारे लिए जो भी हूँ, तुम मेरे लिए मुकम्मल दुनिया बन चुके हो अरसलान।" दिल में सोचते हुए एक शर्मीली मुस्कान मीरब के चेहरे पर रक्स करने लगी। सबसे मिलने के बाद अरसलान ने अपने कमरे में आराम कर रहा था। कमरा वैसे का वैसा था जैसा था वो छोड़ के गया था। इसके कमरे की 3 दीवारों पर सियाह रंग का पेंट था और एक दीवार सफेद थी। कमरे में मौजूद पर्दे भी सियाह रंग के थे। बस एक ही इसे सियाह रंग बहुत पसंद था। सर बैकग्राउंड्स लगाते हुए वो किसी गहरी सोच में मगन था। आखिर ऐसा क्या हो गया कि बाबा जान ने इसे इतना अर्जेंट बुलाया और ये भी कहा कि वो किसी को ना बताए। बाबा के कहने पे वो अमेरिका से पाकिस्तान वापस आया। अभी इसका सेमेस्टर ब्रेक नहीं हुआ था और वो पीएचडी की फाइनल ईयर में था। फिर भी बाबा जान ने इसे बीच में बुला लिया और इसे मजबूरी में सब कुछ छोड़ के कुछ दिनों के लिए वापस आना पड़ा। अभी वो कुछ मजीद सोचता मुलाजिम ने दरवाजे पे दस्तक दी। "साहब जी, बड़े साहब जमीनों से वापस आ चुके हैं, आपको स्टडी रूम में बुला रहे हैं।" "आ रहा हूँ", मुलाजिम को जवाब देते हुए वो एकदम खड़ा हुआ, चप्पल पहन के बाबा जान से मिलने चला गया। "सलाम बाबा जान।" "वालेकुम अस्सलाम अरसलान।" उन्होंने इसे गले लगाया। "मैं तो अपनी बेटी की शक्ल देखने के लिए तरस गया हूँ। बस बाबा जान देखें, अब तो आपके सामने हूँ ना।" इनके सामने बैठते हुए इसे मुस्कुराते हुए कहा। "खैरियत थी बाबा जान? आपने इतना अर्जेंट बुलाया, सब ठीक तो है ना?" "ठीक हो जाएगा अगर तुम मेरी बात मानोगे। मुझे यकीन है तुम मुझे मना नहीं करोगे।" मुझे एकदम सीरियस हो गया। "आपका हुक्म सर आँखों पे बाबा जान, आप कहें तो सही। मैं चाहता हूँ तुम तहमीना की बेटी से शादी कर लो।" बाबा जान की बात पे हैरत से इसने इसकी तरफ देखा। "तहमीना? आपकी बहन तहमीना फूफू की बेटी?" इसने शकील अंदाज में पूछा। "हाँ, वही तुम्हारी फूफू अब इस दुनिया में नहीं रही हूँ। चाहती थी कि तुम्हारी भी शादी इसकी बेटी से हो जाए, क्योंकि इसके चले जाने के बाद इसकी बेटी का इस दुनिया में कोई नहीं होगा।"
आप क्या कह रहे हैं बाबा जान और तहमीना फूप्पू तो इस हवेली का उनका ताल्लुक तो टूट चुका था ना, फिर एकदम से ये ख़्याल कैसे आया? और फूप्पू की डेथ कब हुई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके चेहरे पे परेशानी के रंग बदल रहे थे। 1 हफ़्ता पहले तुम्हारी फूप्पू और फूफा दोनों की डेथ हो चुकी है, दोनों का एक्सीडेंट हुआ था। फूफा मौके पे ही मर गए थे जबकि तहमीना अस्पताल में थी। बस इसी दिन मुझे फ़ोन आया, मुझे बहुत अफ़सोस हुआ लेकिन मैं क्यों बाबा जान? इस लड़की के ख़ानदान में भी तो कोई होगा ना? मुझे सब क्यों मुझे ये सब क्यों कह रहे हैं? सलान किसी सूरत मानने को तैयार नहीं था। तुम्हारी फूफो की तरह इसके शौहर के खानदान वालों ने भी ताल्लुक तोड़ लिया था और वो दोनों और उनकी बेटी कहीं और रह रहे थे। मेरी बात मान लो, मज़ीद कोई सवाल ना करना और अगर आपकी बात ना मानो तो फिर इनकार के अगले दिन तुम्हारे बाप की लाश मिलेगी, फैसला तुम्हारा है। बाबा जान ये आप क्या कह रहे हैं? आप क्यों नहीं समझ रहे? मेरी पढ़ाई, मेरा ख्वाब वो सब कहाँ जाएँगे? मैं यूँ ही किसी लड़की से शादी कैसे कर सकता हूँ जिसे मैंने देखा ना हो, जिसका नाम तक मुझे ना मालूम हो, ज़रनिश ज़रनिश नाम है उसका। परसों तुम्हारा इससे निकाह है शाम को, सब घरवालों को बता दूँगा, जाओ कमरे में और ये सोच कर इनकार करना कि इनकार की सूरत में अपने बाप की मौत देखोगे। वो चल-पल बाबा जान को देखता रहा, फिर गुस्से में उठ के वहाँ से चला गया। तुम्हारा भाई कहाँ है? नज़र नहीं आ रहा अभी तक? जनाब का आराम ही खत्म नहीं हो रहा। नरमीन के कमरे में दाखिल होते ही मीरब ने पूछा, कोई भाई को याद कर रहा है? नरमीन ने मीरब को छेड़ा। वो जानती थी मीरब और सलाम को पसंद करती है। अब तो याद करने के दिन खत्म हुए। अब तो जनाब आँखों के सामने है। भाई पे पर मैं मिठी हूँ, हे मेरी प्यारी कज़न, वो है ही ऐसा, कोई भी मर सकता है। इतना प्यार करती हूँ भाई से बेइंतहा और अगर भाई की शादी किसी और से हो जाए, वो और किसी और को पसंद करते हो। नरमीन की बात पे इसने गुस्से में इसकी जनेब दिखाया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जान ले लूँगी इसकी जो मेरे अलावा अरसलान की ज़िंदगी में आएगी। ओहो! तुम तो गुस्सा ही कर गई, बल्कि तुम अकेली क्यों जान लोगी, हम दोनों भी ले लेंगे। मेरी भाभी तो तुम ही बनोगी। नरमीन की बात पे मीरा का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। आइंदा गलती से भी अपने मुँह से ये ना निकालना, ये लफ़्ज़ अज़ियत देने को काफ़ी है। अच्छा, अच्छा कुछ नहीं कहती, बल्कि मैं बीबी जान से बात करूँगी। तुम तो जानती हो इनकी इतनी मर्ज़ी है कि अरसलान भाई की दुल्हन तुम ही बनो। इस बार इनके वापस जाने से पहले कम से कम तुम दोनों का निकाह तो हो ही जाना चाहिए। वाक़ई मीरा खुशी से चहकने लगी। तुम बात करोगी बीबी जान से? हाँ, हाँ, बिल्कुल, मैं तो अपने निकाह का जोड़ा देखना शुरू कर दूँ। हाँ, बिल्कुल, नरमीन ने मुस्कुराते हुए इसका हाथ थामा। तुम बहुत अच्छी हो नरमीन। मीरा ने उसे गले लगाते हुए कहा, ये मंज़र एक खूबसूरत फ्लैट का था। काफ़ी कमक पड़े टेरेस पर खड़े थे। साथ ही इसके दोस्त बहुत फ़िक्रमंदी से इसकी जानिब देख रही थी। तुम इनकार कर दो ज़नीश, तुम किसी ऐसे इंसान से कैसे शादी कर सकती हो जिसे तुमने देखा तक ना हो? तुम जानती हो तुम्हारे मामू लोग कितने लालची हैं। मैं सब समझती हूँ, वो क्यों तुम्हारे सर पर हाथ रखे हैं। क्या फ़र्क पड़ता है महानूर, समझती तो मैं भी हूँ। अल्लाह पर छोड़ दिया सब और मेरा दुनिया में कौन है? ज़रनिश उदासी से मुस्कुराई। पर कोशिश भी तो करनी चाहिए। तुम इतनी प्यारी हो, इतनी अच्छी नेक, फिर शादी कर लेना, जॉब कर लो, बहुत कुछ हो सकता है यार। औरतें कमज़ोर नहीं होती, मैं कमज़ोर हूँ महानूर, जो बातें तुम कर रही हो वो किताबों में अच्छी लगती है। परसों मेरा निकाह है, बस दुआ करना सब ठीक रहे। सब ठीक रहेगा, तुम्हारे साथ वक़्त बताएगा। इतना कहकर वो सामने देखने लगी। आँखों में बहुत उदासी थी मगर आँसू नहीं थे। वो माँ-बाप के मरने पे जैसे सारे बहा चुकी थी। इसकी दुनिया तो उजड़ चुकी थी, अब और कितना बुरा हो सकता था। ये आप क्या कह रहे हैं दिलावर साहब? मेरा सलान की शादी, वो भी इस भगोड़े की बेटी के साथ, हवेली वालों पे जैसे बिजली गिरी थी। सबको पता चला कि दिलावर साहब अरसलान की शादी करना चाहते हैं। बस फरीदा, बस बहुत सी बातों का तुम्हें नहीं पता। अरसलान मान चुके हैं, मज़ीद मुझे किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है और मैं हवेली का सबसे बड़ा हूँ। ये फैसला मेरा है, बात ख़त्म। अब कोई कुछ भी नहीं कहेगा, बल्कि शादी की तैयारियाँ करें। परसों बारात लेके जानी है। दिलावर साहब वहाँ से चले गए, जबकि हर बंदा सकते हैं। मेरा भाभी बेगम, ये भाई साहब क्या कह रहे हैं? आप जानती हैं मीरा अरसलान को पसंद करती हैं। आप तो कहती थी आपकी बहू मीरब बनेगी, फिर अब अचानक भाई साहब ने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? वो भी तहमीना की बेटी से। साइमा बेगम का बस नहीं चल रहा था, हवेली को आग लगा दी। इससे पहले कि फरीदा बेगम कुछ कहती, मुलाज़ा भागती हुई आई, बीवी जी वो मीरा बीवी ने खुद को कमरे में बंद कर दिया और अब इनके कमरों से तोड़-फोड़ की आवाज़ें आ रही हैं। मुलाज़ा की बात सुन के वो सब परेशान हो गए, मुझे के कमरे की तरफ भागे। ऐसा कैसे हो सकता है ताया जान, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इनको क्यों मैं नज़र नहीं आती? वो रो रही थी, चीख रही थी, साथ-साथ कमरे की हर चीज़ को तहस-नहस कर रही थी। मैं मार दूँगी, मैं जान से मार दूँगी, मैं तहमीना की बेटी को आग लगा दूँगी। मेरे अलावा कोई भी अरसलान की ज़िंदगी में नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। चीखते-चीखते वो इतनी हनकान हो गई थी, वहीं से ज़मीन पे गिर गई। इस पल कमरे का दरवाज़ा खुला, सामने बेगम ने चीख मारी, सब लोग आ गए। मीरा को उठा के बेड पे रखा है, देख रही हैं आप भाभी बेगम, क्या हाल हो गया है इसका? हौसला रखो साहिमा, डॉक्टर को बुलाओ कोई पहले से की दवा डॉक्टर के पास नहीं। भाभी जान, हाय मेरी बच्ची, मेरी फूल जैसी बच्ची, मैं करती हूँ बात दिलावर साहब से, सब ठीक हो जाएगा। अरसलान भी पता नहीं कहाँ है, सुबह से घर ही नहीं आया। मेरा बच्चा भी इस बात से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। अगले रोज़ दिलावर साहब कमरे में आए, जहाँ सब लोग मौजूद थे। सब बच्चे बाहर चले जाएँ, बड़े अंदर ही रहें, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। इनकी बात पर सब बच्चे बाहर चले गए। बेड पे लेटी मीरब ने इनकी जानिब मुँह मोड़ लिया। ज़ुबैर और साइमा मेरे लिए तुम दोनों बहुत अहम हो इसलिए। भाई साहब आपने तो हमारे साथ ये किया। साइमा मेरी पूरी बात सुन लो, फिर कुछ बोलना। मीरा अरसलान की दुल्हन मीरा ही बनेगी। इनकी सब बात पर सब हैरानी से इनकी जान ली गई। यहाँ तक कि मीरब ने भी
پھر سے منہ کی جانب किया, लेकिन आप तो कह रहे थे। फरीहा बेगम बोलने ही लगी थी कि दिलावर शाह ने इनको चुप करा दिया। ये सच है कि मैं अरसलान का निकाह करवा रहा हूँ तहमीना की बेटी के साथ, और उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, वक्त आने पे बता दूंगा, लेकिन ये शादी बस कुछ महीनों की होगी। इसके बाद हम धूमधाम से शादी करेंगे मीरब और अरसलान की। मुझ पर भरोसा रखें सब, और मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा ताया हूँ, तुम मुझे बहुत अजीज हो, बस मेरी बात को समझो। मैं जानता हूँ ये मुश्किल वक्त है, पर मिलके गुजार लो। अरसलान के लिए वो भी शादी से खुश नहीं है। ये रिश्ता महज कागजी रिश्ता है, कुछ कारोबारी मामलात के लिए। लेकिन एक बात, ये सब अरसलान को नहीं पता चलना चाहिए। आप सच कह रहे हैं ताया जान, मेरी शादी आप अरसलान से कर देंगे ना? हाँ मेरी जान, बिल्कुल। और वो लड़की इस घर में सिर्फ एक मुलाज़िमा की हैसियत से रहेगी, बस मेरी मजबूरी समझो। और आप सब तैयारियाँ करो, लोगों को वो भी तो मुँह दिखाना है ना, कल निकाह है, ये सब हमारे लिए मुश्किल होगा, पर आपकी इज़्ज़त और वादे की खातिर हम ये सब बर्दाश्त कर लेंगे। फरीदा बेगम ने कहा। फिर खुशी से साइमा और मीरा को देखा, जिनके चेहरों पर अब इत्मीनान था। वो शीशे के सामने खड़ा खुद को देख रहा था, दिल टुकरा रहा था यहाँ से भाग जाएगा, मगर बाबाजान की इज़्ज़त के लिए वो कड़वा घोट भी भरने को तैयार था। सिया रंग की शलवार कमीज़ पहने, कंधे पे ब्राउन चादर डाले, इसने बालों को नफासत से सेट किया हुआ था। हाथ में रोलेक्स की वॉच पहने वो क़यामत ढा रहा था। मैं तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम बना दूँगा, तुम्हें इतना नज़रअंदाज़ करूँगा, तुम अपने होने पे शक होगा। जल्दी ही मुझसे आज़ादी हो जाओगी। शीशे के सामने गुस्से में बोल रहा था जब मेरा बंदा दाखिल हुआ और एक पल को वहीं ठहर गया। सरान ने गर्दन मोड़े इसे देखा और एक अब्रू ऊपर की। कोई काम था? वो मीरा के दिल के जज़्बात से बिल्कुल बेख़बर था। तुम्हें देखने आई थी। वो 2 कदम आगे बढ़ी। मज़ाक बनाने आई हो? नहीं, अपना मज़ाक बनता देखने आई हूँ। इसके लहजे में तल्ख़ी थी। मतलब इससे पहले वो मज़ीद कुछ कहती, ज़ुबैर साहब अंदर आए। अरसलान, चलो भाई साहब बुला रहे हैं, बारात ले जाने का वक़्त हो गया है। एक लंबी साँस लेते हुए वो आगे बढ़ा। इससे भी बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा था अपने पापा के लिए। दोनों का निकाह हो चुका था। इस निकाह में कोई एक इंसान भी ऐसा नहीं था जो दिल से खुश हो। हर एक के चेहरे पे बेज़ारी थी। नहीं, अरसलान और ज़नीश ने भी अभी तक एक-दूसरे को नहीं देखा था। बारात दुल्हन को लेकर वापस हवेली रवाना हो गई थी। अरसलान दूसरी गाड़ी में था, जबकि इस गाड़ी में सिदरा, नरमीन और मीरा बैठी थी। किसी बड़े ने इतनी तौफ़ीक नहीं की कि ज़नीश के साथ बैठ जाता। गाड़ी हवेली पहुंची। सब लोग अपनी-अपनी गाड़ियों से निकल के अंदर जाने लगे। गाड़ी से निकलते हुए मीरा ज़नीश के करीब हुई और उसके कान में सरगोशी करने लगी। जहन्नुम में खुशामदीद, तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी आग लगा दूँगी कि या तो जल के मर जाओगी या इस हवेली से दफ़ा हो जाओगी। इतना कहकर वो गाड़ी से बाहर निकली। ज़मीन भी इसके पीछे-पीछे बाहर निकल आई, जबकि दनिश साकित से खड़ी गाड़ी में बैठी अभी तक मीरब के लफ्ज़ों को सोच रही थी। तो क्या वाक़ई इसकी ज़िंदगी जहन्नुम बन चुकी थी? हाँ, बिल्कुल बन गई थी, क्योंकि वो शायद इस दुनिया की पहली लड़की थी जिसको ये लाया तो बारात के साथ गया था, मगर घर पहुँच के लावारिस छोड़ दिया गया था। शौहर का तो अब तक इसे पता नहीं था कि वो कहाँ है। भाभी, क्या मैं आपको अंदर ले जाऊँ? सिदरा की आवाज़ पे इसने चौंकते हुए देखा। शायद वो पहली थी जिसने यूँ बात की थी, वो भी इतनी इज़्ज़त से। ज़रनिश ने सावत में सर हिला दिया, जिस पर सिदरा से अंदर ले गए। सब लोग अपने कमरों में जा चुके थे। ये शादी वाला घर तो लग ही नहीं रहा था। इसका लहंगा पकड़ते हुए अरसलान के कमरे में लिवाई, जो कि कमरे में मौजूद नहीं था। आप यहाँ बेड पे इज़ी होके बैठ जाएँ, कुछ देर तक भाई आ जाएँगे। इतना कह के सिदरा वहाँ से चली गई। जबकि वो पहले तो कुछ बहुत देर बेड को देखती रही, फिर कमरे की हर चीज़ सी आती इसकी ज़िंदगी की तरह। ज़रनिश ने बेड के एक कोने पर बैठते हुए बेड की क्राउन से टेक लगा ली। जाने कब इसकी आँख लगी पता ही नहीं चला। फ़जर का वक़्त था जब इसकी आँख खुली। दरवाज़े से खुलने की आवाज़ से वो हड़बड़ा के उठ के बैठ गई। सामने अरसलान खड़ा था, आँखों में गुस्सा लिए इसे देख रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बेड पे सोने की? तुम्हारा ये मकाम नहीं है। ये तुम्हारा नीचे मकाम नीचे है। इसने नीचे ज़मीन की तरफ इशारा किया। उठो और यहाँ से जाओ, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना तुम मुझ पे ज़बरदस्ती थोपी गई हो। अरसलान की ये बात पर वो सहम गई। इसके साथ क्या हो गया है? क्या वाक़ई इसकी ज़िंदगी जहन्नुम बन गई? यही सब सोचते हुए वो बेड से जल्दी से उठी। बहुत मुश्किल से अपना लहंगा सँभालते हुए कमरे में मौजूद एक सोफ़े के साथ टेक लगाकर ज़मीन पे बैठ गया। सलाना बेड पे लेट चुका था, शायद सो भी गया था, जबकि वो मुसलसल वहाँ बैठी रही। आँखों में आँसू नहीं था। ज़नीश ने साथ पड़ा बैग उठाया, अपने कपड़े निकालने लगी। एक जोड़ा निकाल के वो बाथरूम में गई, वज़ू करके बाहर आई, बैग से जयनमाज़ निकाली और नमाज़ पढ़ने लगी। नमाज़ से फ़ारिग होकर वहीं जयनमाज़ के ऊपर सो गई। सुबह जब अरसलान की आँख खुली तो उसकी नज़र ज़मीन पे सोई हुई ज़रनिश पे पड़ी। दुपट्टे का स्कार्फ़ किए वो सोई हुई थी। एक अजीब-सा एहसास था जो उसे महसूस हुआ था। जो भी था वो लड़की लाख लाफ़ सही, मगर ठीक नहीं था। इसके दिल में एक नरम गोशा जागने लगा। सुनो लड़की, अरसलान की आवाज़ पे ज़रनिश शाही नमाज़ से उठी। जी, वो पहली बात तो जो उसने की थी, जब से तुम किसी दूसरे कमरे में सोगी, मैं तुम्हारा वजूद यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। आइज़ा, तो तुम मेरे बाबा के ने तरस खा के तुम पे और तुम्हारे घरवालों ने की अच्छाई थी। एक बार फिर वही सख्त अल्फ़ाज़, इतना कहते हुए कमरे से बाहर निकल गया। तभी एक मुलाज़िमा कमरे में दाख़िल हुई। वो जी, आपको बीबी जान याद कर रही है। मुलाज़िमा की बातें सर हज़ावत में सुलझाते हुए वो नीचे चली गई, जहाँ पे सब लोग मौजूद थे। सिवाय इनके मामू के। बीबी जान, आपने बुलाया है, अपनी बकवास बंद करो। नहीं हूँ मैं तुम्हारी बीबी जान, और ये क्या कमरे में घुसी हो? जाओ जाके किचन सँभालो, अब सारे काम तुम करोगी। मुलाज़िमिन को मैं छुट्टी दे चुकी हूँ, खाने से लेकर सफ़ाई तक, यहाँ तक कि आज का 3 वक़्त का खाना भी तुम बनाओगी। सब हँस रहे थे इस पर। इसे महसूस हुआ जैसे वो किसी के ठहरे में खड़ी है। क्या इसके अपने थे हम? जी। वो बस इतना ही बोली और एक मुलाज़िमा के साथ किचन में चली गई। सारा दिन वो खाना बनाती रही, कोई भी काम
किसी के लिए आवाज़ देता तो कभी कोई। अरसलान को इसने अब तक नहीं देखा था। देख भी लेती तो वो मुँह भी फेर लेता। वो थक चुकी थी लेकिन ज़बान से एक शिकवा भी नहीं निकाला। रात के वक़्त जब वो कम से फ़ारिग होकर कमरे में जाने लगी तो नरमीन और मीरब ने इसे अपने कमरे में आने का कहा। इसने बुलाया, "हाँ, जल्दी करो, मेरे पाँव का मसाज कर दो।" मीरब ने कहा, "हाँ, हाँ" और उसके बाद मेरा भी। अब की बार नरमीन ने हँसते हुए कहा। दनिश ने एक दुःख भरी नज़रें इन दोनों पे डाली, फिर इनके कदमों में बैठकर मसाज करने लगी। अरसलान देर से घर लौटा। इस वक़्त अपने कमरे में दाखिल हुआ तो कमरा खाली था। बेड पे बैठे हुए इसने मुलाज़िमा को आवाज़ दी लेकिन सिद्रा आ गई। "क्या हुआ? कुछ चाहिए?" "सिद्रा, मुलाज़िमा कहाँ है? आप कब से आवाज़ें दे रहा हूँ, कुछ चाहिए था?" सिद्रा ने पूछा। "हाँ, खाना ला दो यार।" इसकी बात सुनकर सिद्रा खाना लेने नीचे किचन में चली गई। कुछ देर बाद वो खाना ले आई तो अरसलान ने खाने का नवाला तोड़ा और मुँह में डाला। ये खाना तो बहुत अच्छा बना है आज, भाभी ने बनाया है।" पास बैठी सिद्रा एकदम बोली, यानी इसकी बीवी, "भाई, क्या आपको नहीं लगता इनके साथ गलत हो रहा है? मेरे साथ भी तो हुआ है। मेरे ख्वाब सब बाबा जान ने छीन लिए। सबसे ज़्यादा तो मेरे साथ गलत हुआ है। वहाँ इनके साथ जो हो रहा है, क्या आप जानते हैं वो कितनी तकलीफ़ में हैं? सलाम है इन पर कि इतनी हिम्मत है इनमें। बीवी जान ने सब मुलाज़िमिन को छुट्टी दे दी। अब सारे काम खाने से लेकर घर तक की सफाई तक वो कर रही हैं और इन्हीं इस वक़्त नरमीन और मीरा का पाँव मसाज कर रही हैं। क्या ये इंसाफ़ है इनके साथ? ज़रा की बात सुनकर इसे अजीब-सा अफ़सोस होने लगा। एकदम से इसका चेहरा आँखों के सामने आने लगा। सो वो कैसे सोई हुई थी। हाँ, तो एहसान भी तो किया है घरवालों ने सर, वो भी तो देखो कैसा एहसान। ये एहसान है? इससे अच्छा तो वो लावारिस ज़िंदगी गुज़ार लेती। इतना कह के वो अरसलान के आगे से बर्तन उठाती चली गई। रात का ना जाने कौन-सा पहर था जब वो थक-हार के कमरे में दाखिल हुई। बहुत देरी से इसने बैग से कपड़े निकाला और शावर लेने चली गई। अरसलान बज़ाहिर तो सो रहा था मगर अंदर से जाग रहा था और नोट कर रहा था। वो नम बालों के साथ बाहर निकली। इस बात से बेखबर कि अरसलान जाग रहा है। बैग से इसने अपना ब्रश निकाला और बालों में फेरने लगी। ये पहला मौका था जब वो इसे यूँ खुले बालों में देख रहा था। सफ़ेद रंगत, लंबे बाल, सब्ज़ आँखें जो इसके पठान होने की गवाही देती थी। ज़रनिश वाक़ई में बहुत खूबसूरत थी। न जाने कितनी देर वो उसे यूँ देखता रहा। बरसते फिरे होके वो उसी सोफ़े के साथ टेक लगा के ज़मीन पे बैठ गया। अब अरसलान से मज़ीद देखा नहीं गया। "सुनो, तुम यहाँ बेड पे सो जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं सिटी में जा रहा हूँ।" कमरे के बाहर 7 सिटी रूम था जिसका दरवाज़ा है कमरे से खुल ही खुलता था। इतना कहकर वो बगैर इसकी जानिब देखे सिटी में चला गया। ज़रनिश आज वाक़ई थकी हुई थी, न जाने क्यों एक हल्की सी मुस्कुराहट इसके चेहरे को छू के गुज़री। वो जल्दी से उठ के बेड पे लेट गई। सुबह जब इसकी आँख खुली तो बेसाख्ता उठी, धीरे-धीरे कदम बढ़ाती स्टडी रूम में झाँकने लगी, जहाँ अरसलान एक टेबल पे हेड डाउन किए सो रहा था। इससे पहले कि वो अंदर जाती कमरे के दरवाज़े पे दस्तक होने लगी। इसे समझ ना आया, पहले दरवाज़ा खोले या अरसलान को जगाए। अगर किसी ने इसे यूँ सोते देख लिया तो सारा इल्ज़ाम इस बेचारी पे आ जाना था। जल्दी से सिटिंग रूम में गई। अरसलान, अरसलान उठ जाएँ, कोई आया है? हाँ, हाँ, क्या हुआ? ठीक है तुम? वो भड़बड़ाता हुआ उठा जबकि इसकी बात पर तनिष्क के दिल को अजीब सी खुशी हुई थी। जी, वो बाहर दरवाज़े पे शायद कोई आया हो। ओह! अच्छा क्या? बता दिया इतना कहते वो उठा और अच्छा क्या बता दिया और इतना कहते वो उठा और दरवाज़ा खोलने चला गया। इतनी देर लगा दी खोलने में, कब से दरवाज़ा बजा रही हूँ। मीरब ने तल्ख़ी से कहा, "वो मैं सो रहा था, वो शायद वॉशरूम में है। इसे कहो जल्दी आ जाए, नीचे मुलाज़िम नहीं है, हम नाश्ते के लिए बार-बार उसे बुलाने आए। सब नौकर कहाँ हैं? वो उसे छुट्टी दे दी भी जान ने, मगर क्यों? अब यही करेगी सारा काम, जल्दी भेजो उसे।" मीरब ज़रनिश मुलाज़िम नहीं है, जो भी जिस तरह भी शादी हुई वो इस घर का फ़र्द है। अरसलान की बात सुन के मीरब ने गुस्से में इसे देखा। ये सब मजबूरी है और एक और बात, तुम क्यों इतने पागल हो रही हो? शादी तुम्हारी मर्ज़ी के खिलाफ हुई है ना, तो तुम इतनी ज़्यादा हमदर्दी क्यों हो रही है? मीरब का बस नहीं चला था वाक़ई ज़रनिश को आग लगा दे। मीरब सब कुछ अपनी जगह मगर वो एक जीती जागती इंसान है यार बस। अरसलान मज़ीद मैं नहीं सुन सकती, इसे नीचे भेजो वरना बीबी जान इसे खुद ही कह देंगी। एक झटके से वो घूमी और वहाँ से चली गई। अरसलान जब पलटा तो पीछे ज़रनिश खड़ी थी, हल्का सा मुस्कुरा रही थी। क्या ऐसे देख रही हो? शौकीन मत हो ज़्यादा, मैं एजुकेटेड लड़का हूँ और मैं भी तो तुम कितना पढ़े हुए हो? मास्टर्स में एडमिशन लेना था मुझे जब ज़िंदगी ने मुझसे हर उम्मीद, हर ख्वाब छीन लिया। आप कहते हैं ऐसे आपसे आपका सब चीज़ छीन लिया गया। नहीं अर्थाना आपके पास सब कुछ है। ये देखिए मेरे हाथ खाली हैं। इसने अपने दोनों हाथों के सामने किया और मुस्कुराते हुए वहाँ से निकलने लगी। मगर फिर वापस पलटी। मेरे लिए स्टैंड ना लिया करे अरसलान, हर जगह आप नहीं होते ना और ना होंगे। मुझे इसकी बहुत कड़ी सज़ा मिलती है। ज़रनिश जा चुकी थी। अरसलान वहीं खड़ा रह गया। इसका नाम वाक़ई इतना प्यारा था या फिर ज़रनिश के मुँह से सुन के प्यारा लगा। मगर एक दुःख था जो ज़रनिश की आवाज़ में था, वो खाली हाथ हो गई थी। वक़्त गुज़र रहा था, ना जाने क्यों अरसलान को ज़रनिश की आदत हो रही थी। इसका दिल ज़रनिश की जानिब खिंचा जा रहा था। वो कमरे में तैयार हो रही थी। आज बस ईद की सालगिरह थी इसलिए हवेली में एक बड़ा-सा एहतमाम किया गया था। ये पहली बार था जब वो दिल से तैयार हो रही थी। कामदानी फ्रॉक पहने हुए शीशे के आगे खड़ी बालों को गूँथ रही थी। होठों पे रेड लिपस्टिक लगाया, आँखों पे मेकअप, काजल, मस्कारा लगाया, वो हाथों में चूड़ियाँ पहन ली थी। इस पर अरसलान वॉशरूम से बाहर निकला। इसने ज़रनिश की जानिब देखा। बस ये हर एक चीज़ वहीं पे रुक गई। वक़्त, धड़कन या शायद साँसें भी। वो इसे ना जाने कितनी देर देखता रहा। ज़रनिश कन्फ्यूज़ होने लगी। या मैं बहुत ओवर लग रही हूँ इसकी आवाज़ से? वो होश की नहीं, मैं मोहब्बत लग रही है। वो धीमा-सा बोला, "क्या?" मैं कह रहा था, "मेरे व्हाइट कुर्ते का बटन टूट गया। ये देखो किसी मुलाज़िम को बुला दो, मैं ठीक कर दूँ।" वो 2 कदम इसके करीब हुई। "तुमको ये आता है?" "जी आता है।" "रुकिए मैं सुई धागा लाती हूँ, तुम रहने दो, मुलाज़िम कर देगा।" "जनाब आपके घरवालों ने नौकरों को मेरी वज़ह से छुट्टी दे दी है, लाएँ मैं कर दूँ?" वो मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी और बटन सीने लगी। इसका असर अरसलान के कंधे तक था। वो इसके इतना करीब थी कि दोनों एक-दूसरे की धड़कनों की आवाज़ सुन सकते थे। बटन लगाते हुए बालों की एक लट इसके मुँह पे गिर रही थी। बेख्तियार अरसलान ने उँगली से इसके बालों को कानों के बीच किया। ज़रनिश ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। दोनों की नज़रें एक-दूसरे से मिली।
ज़रनिश वो भी साख्ता बोला, जी, एक कमी लग रही है। क्या? ज़रनिश हैरान हुई। अरसलान अपना हाथ इसके बालों तक ले गया, उसका बैंड खोल दिया। बाल किसी आबशार की तरह कमर पे फैल गए। ज़रनिश अब मज़ीद क़यामत ढा रही थी। अब मुकम्मल हो गया सब। इसके बालों को ठीक करते हुए बोला। ज़रनिश इतनी कन्फ्यूज़ हो रही थी कि बस जल्दी से यहाँ से जाना चाहती थी। जो आप कहें मिसेज़ अरसलान शाह। वो इससे आगे बढ़ने का रास्ता देते हुए कहने लगा। ज़रनिश मुस्कुराई, तब वो कहिएगा जब दिल से मानेंगे। अरसलान मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। अरसलान एक बार फिर से सोच में पड़ गया। वाक़ई इस रिश्ते में अभी बहुत से उतार-चढ़ाव बाकी थे। इवेंट गुज़र चुका था, सब मेहमान जा चुके थे, अब हॉल में सिर्फ़ घरवाले बैठे हुए थे। तनिष्क भाभी आज बहुत प्यारी लग रही हैं, सिरत चहकती हुई बोली, जबकि इस बात पर पास बैठी हुई मीरब ने इसे ज़हरीली निगाहों से देखा, यहाँ तक कि साइमा चाची और बीजान ने भी सिदरा को गुस्से से देखा, बिल्कुल अपने नाम की तरह प्यारी हो। अरसलान ने मुस्कुराते हुए कहा, वो ऐसी थी शाइस्ता और नरम मिजाज। अरसलान ने बहुत मोहब्बत भरी निगाहों से उसे देखा। वो वाक़ई में कोई जादूगरनी थी कि इसे अपनी मोहब्बत से देखती रही और मोहब्बत भरी निगाहें मीरब से चुप ही न रह सकी। खैर बहुत हो गई बातें, सब अपने-अपने कमरे में जाओ। हाँ, तुम लड़की, तुम सबसे पहले किचन में जाओ, बर्तन बहुत जमा हो गए हैं, फिर कमरे में जाना। शायद ये सारा किचन साफ होना चाहिए। बीबी जान ने तल्ख़ी भरे लहजे में कहा, जी, वो इतना कहकर वहाँ से जाने लगी जब अरसलान ने इसे रोक दिया। ज़रनिश, तुम क्यों जाओगी बर्तन धोने? मुलाज़िमा कहाँ है? अरसलान की बात पर सब की नज़रें इसकी जानिब उठी। मुलाज़िमा छुट्टी पे है। बीबी जान की आवाज़ में सख्ती आई। क्यों? अगर आपकी मर्ज़ी है तो फिर घर की बाकी लड़कियों को भी ये काम पे लगाएँ ना बीबी जान। क्यों? ज़रनिश भी तो थक चुकी है। अरसलान, मैं नहीं थकी, मैं कर लूँगी। ज़रनिश ने आहिस्तगी से कहा। नहीं यार, क्यों? तुम पत्थर की बनी हो बीबी जान। फ़ज़ल-दीन जो चौकीदार है, इसकी बीवी को सर्वेंट क्वार्टर से बुलाएँ, वो धो देगी बर्तन, और तुम ज़रनिश जाओ कमरे में। लेकिन ज़रनिश, तुमने सुना नहीं? अरसलान की आवाज़ पर वो बगैर मज़ीद कुछ बोले चली गई। बरखुरदार, सँभल कर ज़रा, इतना सर पर मत चढ़ाओ इसे, कल को तुम्हें इसे छोड़ना है। बीबी जान ने इसे वार्निंग देते हुए कहा। कल किसने देखी बीबी जान? इतना कहते हुए वो सबको हैरत में छोड़ता वहाँ से चला गया। देखा देखा आपने बीबी जान, ये कैसे बदल रहा है? वो डायन इसे बदल देगी। मीरब रोते हुए बोली। परेशान मत हो, मैंने सोच लिया है कि अब इसके साथ क्या करना है। बिल्कुल परेशान मत हो। सुबह फजर के वक़्त इसकी आँख खुली, जब इसने देखा ज़रनिश जायनमाज़ पे बैठी नमाज़ पढ़ रही थी। मुस्कुराते हुए उठा, वज़ू करके ज़रनिश की जायनमाज़ के आगे अपनी जायनमाज़ बिछाकर नमाज़ पढ़ने लगा। नमाज़ से फ़ारिग़ होकर वहीं दोनों जायनमाज़ पे बैठे रहे। ज़रनिश, क्या माँगा? अल्लाह से सब्र माँगा, हिम्मत ना टूटे, दिल का दर्द आँसू बन के ना बहने लग जाए। अम्मी पापा की बहुत याद आती है। इसकी आवाज़ भारी हो रही थी, आँखें जैसे गले में अटके हुए हों। मैं तुम्हारी गोद में सरक कर लेट जाऊँ और तुम मेरे बालों में उँगलियाँ फेरते रहो। मुझे बताओ कि तुम्हारी अम्मी और बाबा कैसे रहा करते थे? अब वो मुस्कुराते हुए बोला, सच में? बिल्कुल, इतना कहते हुए वो सरक की गोद में रख चुका था। जब ज़रनिश अपनी नरम उँगलियाँ इसके बालों में फेरते हुए इसे बहुत खुशी से अपना माज़ी बता रही थी। एक बात पूछूँ ज़रनिश, क्या तुम कोई जादूगरनी हो? आपको लगता है? कमरे की खामोशी में इसकी हँसी गूंजने लगी। तुम हो, क्योंकि तुमने अपने जादू में मुझे जकड़ लिया है। तुम सुकून हो, जब तुम्हारे पास होता है तो दिल चाहता है वक़्त कभी ना गुज़रे। अपने पिछले रवैये पे शर्मिंदा हूँ मैं ज़रनिश। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? मैं माफ़ कर चुकी हूँ अरसलान, तुम बहुत अच्छे हो। इतने ज़्यादा वो उसका हाथ चूमते हुए कहते-कहते रुक गया। अरसलान शाह तुम्हारा असीर बन चुका है। इसने अरसलान के हाथ पर अपनी आँखें रख लीं और बेख्तियार मुस्कुराने लगी। किसी ज़रूरी काम से अरसलान बाहर गया था। इसे वापस अगले दिन रात को आना था। हवेली के बाकी मर्द इस रात किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। आज मौसम भी तूफ़ानी था और बारिश भी हो रही थी। वो कमरे में बैठी थी। दिल में एक अजीब-सा खौफ था। आज अम्मी-बाबा की बहुत याद आ रही थी। वो इन्हीं सोचों में मगन थी जब कमरे का दरवाज़ा धक से खुला। वो बेसाख्ता ही अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। नरमीन और मीरब किसी ज़ख्मी शेरनी की तरह अंदर दाखिल हुए और उसे बालों से पकड़ के घसीटने लगे। आह! छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो? वो दोनों इसकी कोई बात बगैर सुने हुए नीचे ले जा रही थी। नीचे जाकर उन्होंने इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि वो मुँह के बल बीबी जान के कदमों में जा गिरी। होंठ ज़मीन पर लगने की वजह से फट गया तो इस काबिल ही नहीं कि इस घर में रहे। किसी भगोड़े की औलाद है। अब तो देख तुझे क्या सज़ा देती हूँ। फ़ज़ल-दीन, इसे बाहर लॉन में बारिश में खड़ा कर दे और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दे। आज सारी रात ये बारिश में रहेगी। मैं अभी देखती हूँ मेरे बेटे को कैसे मुझसे दूर करती है। वैसे भी अरसलान तो कल रात तक लौटेगा। बीबी जान ने हुक्म दिया। जी बीबी जान। बीबी जान, ऐसा ना करें, बाहर बाहर बारिश है। देखिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा? वो चीख रही थी मगर किसी ने ना सुनी। इसे बाहर निकाल दिया गया और वो दरवाज़ा बंद कर दिया गया। हर कोई तमाशाई बना हुआ था। ऐसा ना करे बीबी जान, भाभी की तबीयत खराब हो जाएगी। सिद्रा चीखते हुए बोली, तुम अपनी बकवास बंद करो भाभी की चमचे और अपने कमरे में जाओ। हाँ, ये फ़ोन देती जाओ। खबरदार जो भाई को फ़ोन किया तो वैसे ही हम इसे अंदर ले आएंगे। सब लोग बीबी जान के हुक्म पर अंदर जा चुके थे जबकि तनिष बाहर तेज़ बारिश में चीख रही थी। फिर वहीं पे बेहोश हो गई। ये फजर का वक्त था जब अरसलान की गाड़ी पुलिस में दाखिल हुई। बारिश अब तक तेज़ हो रही थी। वो तेज़ से अंदर की जानिब बढ़ रहा था जब लॉन में किसी को गिरा देखकर एकदम रुक गया। फजल दीन अरसलान की आवाज़ पर वो भागा आया। जी साहब जी, वो कौन है? सब वो साहब जी, आप इतना जल्दी आ गए? मैं पूछ रहा हूँ वहाँ कौन है? वो तेज़ से आवाज़ में बोला। वो साहब जी, रात को बीबी जान ने बारिश में ज़रनिश बेबी को बाहर निकाल लिया था और हमें सख्ती से हुक्म दिया था
کہ कोई इनकी मदद ना करे। मुलाजिम के पास उनके अरसलान को लगा जैसे आसमान इसके सर पे गिर पड़ा। वो तेज़ी से भागा और दनिश की जानिब बढ़ा। "दनिश, दनिश मेरी जान आँखें खोलो।" इसका बेजान पड़ा वजूद अरसलान की बाहों में झूमने लगा। इसे लगा जैसे इसने सब कुछ खो दिया है। इसका ठंडा होता वजूद गोद में उठाए वो तेज़ी से गाड़ी में बैठा और अस्पताल चला गया। दनिश की जब आँख खुली वो अस्पताल के कमरे में थी। "मैं कहाँ हूँ?" "दनिश तुम ठीक हो?" सोफ़े पे बैठा हुआ अरसलान जल्दी से इसके पास आया। सब बस इसके पास बैठते ही दनिश ने इसके सीने के साथ लग के फूट-फूट के रो दी। "मेरा क्या कसूर था अरसलान? मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है? तुम दुआ करो मैं मर जाऊँ। मुझे अपनी अम्मी पापा के पास जाना है। अरसलान अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं थक गई हूँ, टूट गई हूँ। आज तक जितने आँसू उसने कंट्रोल किए थे वो सब बह रहे थे।" अरसलान बहुत नरमी और दुःख से इसके बालों में उँगलियाँ फेर रहा था। "मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती हुई है। मैंने भी की है मगर मेरा वादा है तुमने ये सब कुछ बर्दाश्त किया है। और जब और जिसने ये सब कुछ किया है इसे हिसाब देना होगा। मैं जान गया हूँ कि तुमसे मेरी शादी सिर्फ़ इस प्रॉपर्टी की खातिर की गई थी जो तहमीना फूफू ने तुम्हारे नाम की थी। मैं शर्मिंदा हूँ तुमसे कि मेरा ख़ानदान इस कदर कमज़ोर होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा शौहर तुम्हारे पास है।" इसने तनिष्क के माथे पे बूसा दिया। "चलो अब चलें हम तुम्हारा हिसाब लेने।" हवेली पहुँचकर वो इतनी ज़ोर से दहाड़ा के सब इकट्ठे हो गए, यहाँ तक कि इसके बाबा जान समेत चच्चा भी, जो थोड़ी देर पहले घर लौटे थे। "क्या हो गया अरसलान?" बाबा जान ने कहा। सब समझ चुके थे कि अरसलान को कल वाले रवैये का पता चल चुका है। "बाबा जान मुझे शर्म आती है कि मैं इस ख़ानदान का हिस्सा हूँ। मेरी बीवी के साथ इतना घटिया सलूक किया गया है। क्यों बीवी जान आपको शर्म नहीं आई?" वो इतने गुस्से में बोल रहा था कि सब काँप गए। "क्या कह रहे हो अरसलान? इस कल की आई हुई लड़की वो की वजह से मुझसे कह रहे हो?" बीवी जान तल्ख़ लहजे में बोली। "ये मेरी बीवी ही आई समझ। और बाबा जान वो आपकी मरहूमा बहन की बेटी थी ना, आपने तो उसके साथ ये किया। आपका इंसाफ सिर्फ़ दौलत की खातिर था। आप इतना गिर गए कि आपने ये सब किया। और मीरा तुम जिसका ख़ौफ़ सजाए बैठी हो ना, तुम्हें हमेशा छोटी बहन समझा था। तुम अपनी ज़िद में इतनी आगे निकल गई लेकिन कसूर तुम्हारा भी नहीं तुम्हारे बड़ों का है।" और सलाह ने हक़ारत भरी नज़र ज़ुबैर चचा और साइमा चच्ची पे डाली। "और मेरी बात सुन लें, मुझे इस हवेली और जायदाद में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको ये सब मुबारक हो। मेरा हिस्सा भी आप लोग रख लें। मैं अभी इसी वक़्त अपनी बीवी को यहाँ से लेके जा रहा हूँ।" इतना कहते वो बगैर किसी की सुने ज़रनिश को वहाँ से लेकर चला गया। सब लोग शर्मिंदगी और दुःख के कटघरे में खड़े थे। इनको गए 1 हफ़्ता गुज़र चुका था। "मेरे लिए लड़ने का शुक्रिया अरसलान।" वो दोनों शाम के वक़्त टेरेस पे बैठे थे। जब ज़रनिश बोली, "तुम मेरी बीवी हो ज़रनिश, मेरा फ़र्ज़ था। तुम जानती हो तुम मेरी मोहब्बत भी हो। मैं तुम्हारे लिए सारी दुनिया से लड़ सकता हूँ। इतनी मोहब्बत होगी अरसलान शाह को तुमसे?" वो हमसे वो शौक़ी से बोली। "नहीं जुनून, इसे जुनून कहते हैं ज़रनिश बेगम। आपने इस मासूम को अपने सहर में जकड़ लिया। मेरे दिल की सल्तनत तुम्हारे नाम। तेरी प्यारी आँखों वाली लड़की हसीना। वैसे जनाब आप भी किसी शहज़ादे से कम नहीं जानता हूँ। अच्छा परसों हमारी फ़्लाइट है याद है ना? मुझे अमेरिका जाकर अपनी स्टडी मुकम्मल करनी है और तुमने भी तो मास्टर्स करना है जानती हूँ।" वो अभी बातें कर रहे थे जब अचानक दरवाज़ा बजा। अरसलान ने जैसे ही दरवाज़ा खोला सामने हवेली वाले सब लोग वहाँ मौजूद थे। "आप सब यहाँ?" इसने हैरत से पूछा। "हम तुमसे और अपनी बेटी से माफ़ी माँगने आए हैं। जब से तुम इस फ्लैट में रह रहे हो हवेली तुम दोनों को याद कर रही है।" दिलावर शाह ने कहा। "इन सब में से बस मीरम नहीं थी जो दूसरे मुल्क जा चुकी थी।" इससे पहले अरसलान कुछ कहता ज़रनिशा की बड़ी बीबी जान और दिलावर साहब के हाथ जुड़े हाथों को थाम लिया। "मैंने आप सबको माफ़ किया। तुम बहुत अच्छी हो तहमीना की तरह। बस हम कदर ना कर पाए। वो तो चली गई अब तुम्हें सँभाल के रखना है।" निज़ामुर शाह और बीवी जान ने इसे गले से लगाया। "हम भी जा रहे हैं लेकिन हवेली से एयरपोर्ट हम खुद छोड़ने जाएँगे। भाभी मुझे माफ़ कर दें।" नरमी ने माफ़ी माँगी। वो सबसे गले मिलने लगी। "सब ठीक हो गया ना?" नाउम्मीदी के बादल छिट गए थे। ज़िंदगी ज़िंदगी लगने लगी थी। "मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां हयात, तेरा गम है तो गमे दहरा का झगड़ा। क्या है तेरी सूरत है आलम में बहारों की सबात। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है?" साथ वाली सीट पे बैठी ज़रनिश की तरफ देखते हुए वो मुस्कुराते हुए बोला, "जहाज़ में बैठकर अभी इसे चैन नहीं था। बहुत सी इसके बदले में कुछ कहना चाहती थी। आज इसे और अभी से ज़रनिश की हर धड़कन अरसलान शाह के नाम में सदके दिल से ये इकरार करती हूँ कि मैं अपने शौहर से बेइंतहा प्यार करती हूँ।" इतना कहते हुए वो शर्माई और बिसाता सर अरसलान के कंधे से टिका दिया। आँखें मूंद ली। दोनों की दुनिया मुकम्मल हो गई।